हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम घटना चक्र में बायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हमने वर्गीकी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका क्वेश्चन नंबर 77 है। आइए देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक का संबंध राइजोम से है, केसर का संबंध बीज से है, अफीम का संबंध अफीम की डूडी से है, सन का संबंध तना से है। तो इसका आंसर है बी। केसर का जो संबंध होता है वो पुष्प से, यानी केसर किससे प्राप्त होता है? पुष्प से प्राप्त होता है। अदरक का संबंध राइजोम से है, अफीम जो है अफीम की डूडी से प्राप्त होता है, और सन जो होता है तना होता है, इसे सनई वाला जिससे हम धागे बनाते हैं या जूट वाला जो होता है वही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका स्टाइल वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर जो है फूल के स्त्री भाग, यानी केसर जो है वर्तिकाग्र जो होता है वो स्त्री भाग होता है, से प्राप्त किया जाता है। जो बीज बनाने वाले भाग है, यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा होता है। केसर का स्वाद जो होता है तीखा होता है। केसर जो है औषधि तथा भोज्य पदार्थों दोनों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। केसर होता है सूखा मिश्रण पत्ती और तना का, पंखुड़ियों और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, बीज व कलियों का। तो इसका आंसर है सी, फूल के बीज बनाने वाले भागों का होता है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक का जो भाग हम खाते वो क्या प्रकंद होता है? प्याज का जो भाग खाते वह मांसल पर्ण होता है? आलू, मूल, नारियल जो होता है भ्रूणपोष होता है। तो इसका आंसर है सी, अदरक का जो भी हम भाग खाते हैं वो प्रकंद होता है, और प्याज का मांसल पर्ण होता है। नारियल का जो हम देखते हैं वो भ्रूणपोष ही हम खाते हैं। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आलू का खाने वाला भाग जो है कंद है, जो रूपांतरित इसका तना होता है, न कि मूल नहीं होता है, बल्कि इसका जो खाने वाला भाग होता है वो कंद होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड्स। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना, बीज, जड़, फल। तो इसका है आंसर ए, तना। यहाँ प्रकंद आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग तना लगाते हैं, क्योंकि तना को भी प्रकंद ही कहते हैं, प्रकंद को तना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक फल है? निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। इसका आंसर है सी, भिंडी जो है एक फल है। अब ये कैसा फल है आइए देख लेते हैं इसके बारे में। भिंडी, ओकरा और लेडीज फिंगर हम इसे कहते हैं, का पौधा एक पुष्पीय पादप है, जिसका वानस्पतिक नाम एबेलमोकस एस्कुलेटस है। इसका फूल जो है, इसका फल कैप्सूल जैसा होता है, कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। इसका आंसर है ए, सेब एक सच्चा फल नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय या ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब, काजू, नाशपाती, ये सब जो है असत्य फल है।
क्वेश्चन नंबर 83 है, पादप कली है एक भ्रूणी टहनी, एक भ्रूणी पत्ती, एक भ्रूणपोष, एक बीज। इसका आंसर है ए, एक भ्रूणी टहनी की। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? डलबर्जिया, सेडरस, क्वेकर्स, अर्जिमोन। इसका आंसर है सी, कार्क हम किससे प्राप्त करते हैं? क्वेकर्स से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वेकर्स सुबर है। इस पौधे की उत्पत्ति स्थल जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशाओं वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लूरोन यौगिक और एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर है बी, सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में जो गंध आती है वो सल्फर यौगिक के कारण आती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लहसुन गार्लिक की अभिलाक्षणिक गंध जो स्मेल होती है उसका कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक होता है। इसके अलावा प्याज, सरसों तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल जो है वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण इसेंशियल ऑयल होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन में जो होता है ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में हम लहसुन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। इसका आंसर है ए, सल्फेनिक अम्ल को प्याज जो है निष्कासित करते हैं जब हम उनको छीलते हैं तो। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। कौन सा एंजाइम? सिंथेज। सिंथेज एंजाइम जो होता है प्याज में उपस्थित सल्फाक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर सिनप्रोसेंशियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आंखों में आंसू उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना, जड़। इसका आंसर है ए, पुष्प जो होता है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। पुष्प जो है पौधे के प्रजनन में सहायक भूमिका निभाता है। एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर, मतलब एक नर और एक मादा मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। पुंकेसर मतलब ये हो जाएगा आपका नर और स्त्री केसर मिल क्या हो जाएगा? स्त्री। तो ये नर और मादा मिलके क्या करते हैं? प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्सेइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसायनिन की उपस्थिति। तो इसका आंसर है सी,
कैरोटीन की उपस्थिति के कारण मिर्च जो होती है वो तीखी होती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, मिर्च की जो तीक्ष्णता या तीखापन है वो किसके कारण होता है? कैप्सेइसिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है रिसिन, कैप्सेइसिन, एरिकोलिन और कैफियाल। तो इसका आंसर है बी। लाल मिर्च हो, हरी मिर्च हो, दोनों में क्या उपस्थित होता है? कैप्सेइसिन। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी चीज़ को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर कॉमर्स पैदा करता है? अंडा एग, डिंभक लार्वा, कोशित पुपा, पूर्ण कीट, इमेगो। तो इसका आंसर है सी, कोशित यानी पुपा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो इसका नाम है कोशित। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेशम का कीड़ा या सिल्क वॉर्म कोशित या पुपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर कॉमर्स को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार पुपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को खोल या कोया तैयार करता है। जिससे रेशम या सिल्क की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग जो है वस्त्र उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं रीठे की पत्तियां, वेडू की पत्तियां, आड़ की पत्तियां, सहतूत की पत्तियां। इसका आंसर है डी, सहतूत की पत्तियां पर रेशम कीट पनपता है। रेशम कीट वर्ग का प्राणी होता है। यह सहतूत के पत्तों पर पनपता है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, शहद, लाख, मोती। इसका आंसर है डी, मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है। रेशम, लाख, शहद आपका कीटों से प्राप्त होता है। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट सहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैका एवं लैसिफर लैका नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ जो होती हैं सामाजिक कीट होती हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? गन्ना, घृतकुमारी, कपास, महुआ। इसका आंसर है बी, घृतकुमारी। इस घृतकुमारी को हम एलोवेरा कहते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। घृतकुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल, इसके फूल से शराब बनाई जाती है। महुआ से शराब बनाई जाती है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है क्विनैन? आवृतबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, शैवाल से। इसका आंसर है ए, आवृतबीजी पादप से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृतबीजी पादप पौधा है, एंजियोस्पर्म पौधा है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टली एल्कायड है जिसका जो स्वाद होता है वो तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द में तथा प्रियान से उत्पन्न रोगों के उपचार में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। मलेरिया रोग प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, कत्था वृक्ष की छाल से। अभी हमने पढ़ा जो कुनैन प्राप्त किया जाता है वो किससे किया जाता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से मिलती है? पत्ती से, जड़ से, छाल से, पुष्प से। इसका आंसर हो जाएगा सी, छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा कि हम सिनकोना को किससे प्राप्त करते हैं? कुनैन को जड़, फल, बीज, छाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छाल से हम प्राप्त करते हैं कुनैन को। 98 नंबर, मलेरिया निदान हेतु ऑर्टीथर नामक के गलत हो गया। मलेरिया निदान हेतु ऑर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजी पादप से, कवक से, जीवाणु से, काई या मांस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बीजी पादप से हम मलेरिया के निदान हेतु जो कुनैन प्राप्त करते हैं उसी की बात यह कह रहा है। आइए देखते हैं। मलेरिया निदान हेतु ऑर्टीथर नामक औषधि बीजी पादप सीडेड प्लांट से तैयार की जाती है। एट्रेवीन, क्लोरोक्वीन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसका वाहक क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। मलेरिया किस जीवाणु से होता है? प्रोटोजोआ जीवाणु से। ठीक। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सा है? क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोक्वीन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। तो इसका आंसर है बी, क्लोरोक्वीन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुनैन नामक एल्कायड सिनकोना के पौधे की छाल से तैयार की जाती है जो कि मलेरिया के उपचार में उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्वीन एक कृत्रिम औषधि है जिसको बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम औषधि कहते हैं, ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इसका उपयोग अब मलेरिया उपचार में किया जा रहा है। अब किसका उपयोग मलेरिया उपचार में किया जा रहा है? क्लोरोक्विनोन का, जो एक कृत्रिम औषधि है। जो भी प्राकृतिक होती है वो प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है। जैसे पेड़ से हमें आम मिल रहा है तो प्रकृति के द्वारा मिल रहा है, लेकिन जो हम खुद से बनाते हैं, जैसे अभी खाना हम पका के खा रहे हैं ना, तो वो कृत्रिम हो जाता है। 100 क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है? अश्वगंधा, सर्पगंधा, सिनकोना, एलोवेरा। ये प्रश्न लग रहा है विवादित है, इसलिए इसका आंसर अभी कुछ भी नहीं हम बता सकते हैं, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है?
लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु, डायटम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डायटम। एक कोश की डायटम जीव समूह का प्रयोग सालुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूबकर मर गया है तो वो पानी में डूबकर मरा है या फिर कोई और उसको मार के फेंक दिया है, उसका हम पता कैसे लगाएंगे? डायटम के द्वारा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। सहतूत का फल है सोरोसिस, साइकोनस, समाग, नट। इसका आंसर है ए, सोरोसिस। सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। इसका आंसर हो जाएगा डी, कपास। तने से सन भी मिलता है, पटसन भी मिलता है और जूट भी किससे मिलता है? तने से ही प्राप्त होता है हमें। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सन, पटसन, जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। मतलब सन हुआ, पटसन हुआ, जूट हुआ, ये सभी जो है तने से प्राप्त होते हैं। जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी जिसे लिंट रेशा कहते हैं तथा दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 को देख लेते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, मुर्गे के रुधिर में। तो इसका आंसर है सी, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल के पौधे जैसे अल्फाल्फा, सोयाबीन की मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? बौना गेहूं, संकर मक्का, ट्रिटिकेल, सोयाबीन। इसका आंसर है सी, ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं ट्रिटिकम तथा राई सीकेल को परस्पर संकरण कराकर, मतलब गेहूं का बीज और राई को लेकर हम संकरण कराए, एक दूसरे में उसको मिलाए। इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई का क्या लिए? हम नर लिए, जिसका परागकण का उपयोग करके हम क्या बनाए? ट्रिटिकेल बनाए। ठीक, इसका अनाज मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इससे अच्छी रोटी नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? सेकेल, सीरियल, पोमैटो, ट्रिटिकेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी। अभी हमने पढ़ा कि मानव निर्मित कौन सा अनाज है? ट्रिटिकेल। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? इनके बीजों में तैल मात्रा अत्यधिक उच्च होती है। इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है। इनके तेल की शेल्फ आयु लंबी होती है। इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो इसका आंसर है डी।
इनके तेल में इरोसिक अम्ल की अल्प मात्रा होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर से कीथ डाउनी ब्लॉडर स्टीफेंसन द्वारा वर्ष 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है जो मानव भोग के लिए अनुकूल होता है क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में इरूसिक एसिड की कम मात्रा होती है। इरूसिक एसिड की काफ़ी कम मात्रा के अतिरिक्त इसके पोषक गुण काफ़ी अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंखों द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा और इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा। इसका आंसर है बी, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा हम देख सकते हैं बैक्टीरिया को। जीवाणु बैक्टीरिया अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक के लंबे होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बड़ा कर दिखाई जाती है। माइक्रोस्कोप द्वारा अगर हम कुछ भी देख रहे हैं तो उसको कितना बड़ा करके दिखाया जाता है? 1500 से 2000 गुना बड़ा करके दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।